खालसा कॉलेज पटियाला के हिंदी व अन्य भाषाएं विभाग बीए तृतीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे निबंध नैनों की गंगा की। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है निबंध परिवेश, उसमें 5 निबंध हैं। तो आज हम नैनों की गंगा पहले निबंध पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूरन सिंह। निबंध को आगे इस पर हम चर्चा आरंभ करें, आपके लिए जानना आवश्यक है कि लेखक जो अध्यापक पूरन सिंह हैं वो किस प्रकार के निबंध लिखते हैं। अध्यापक पूरन सिंह ने बहुत ज़्यादा निबंध नहीं लिखे, लेकिन विचार, विषय और शैली की दृष्टि से इनके जो निबंध हैं वो मौलिकता के कारण, विशेष रूप से अपनी मौलिकता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके निबंधों की एक अन्य विशेषता भावात्मकता है। इन्होंने मन के भावों को बहुत ही खूबसूरती से अपने निबंधों में चित्रित किया है। अध्यापक पूरन सिंह ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ज़्यादा अधिक निबंध नहीं लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह हैं मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और नैनों की गंगा। इससे पहले कि हम निबंध पर चर्चा प्रारंभ करें, मैं थोड़ा सा निबंध के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। निबंध जब शुरू में निबंध लिखना शुरू हुआ तो निबंध के विषय में यह कहा जाता था कि निबंध मन में आने वाले विचारों का संग्रह है, लेकिन उन विचारों में क्रम का होना कोई अनिवार्य नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे निबंध का क्षेत्र व्याप्त होता गया, निबंध की परिभाषा बदल गई। फिर यह कहा गया कि निबंध का आकार सीमित होना चाहिए। निबंध में निबंधकार जिस विषय का चयन करता है उसमें एक विशेष निजीपन, सजीवता और विचारों का क्रम होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे विद्वानों ने निबंधों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने भी, भारतीय विद्वानों ने भी, लेकिन एक परिभाषा जो सभी दृष्टियों से संपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, मैं वो जरूर आपको बताना चाहूंगी। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन अथवा प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया। ये एक पूर्ण परिभाषा है निबंध की। तो आज हम चर्चा करेंगे निबंध नैनों की गंगा। सबसे पहले लेखक अपने निबंध के बारे में क्या कहता है। वो निबंध की शुरुआत में ये बात करता है कि मैं निबंध में क्या कह रहा हूं। वो कहता है कि मैं इस निबंध में आज उस अश्रुधारा, उन आंसुओं की बात नहीं करूंगा जो ब्रह्मानंद के कारण योगी जनों के नयनों से बहती है। मैं उस अश्रुधारा की बात करूंगा जो साधारण जन की आंखों से बहती है। इसके बाद लेखक कलाकारों की बात करता है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो मूर्तिकार हो। वो कहता है कि जब कोई कलाकार अपनी किसी रचना में, चाहे वो लिखता है, चाहे वो मूर्ति बनाता है, चाहे वो कोई चित्र बनाता है, जब वो इतना डूब जाता है और अपने निजानंद से ऊपर उठकर परम अवस्था में पहुंचता है तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उसे एक विशेष किस्म के आनंद की प्राप्ति जो है वो होती है। लेकिन इस निबंध का उद्देश्य, जो विशेष उद्देश्य जिसे मैं कहूं, वो है कि विदाई के समय कन्या की आंखों से बहने वाले आंसुओं का महत्व, विदाई के समय कन्या के परिवार की आंखों से बहने वाले आंसुओं का महत्व, उस विदाई के समय उसकी सखियों की आंखों से बहने वाले आंसुओं का महत्व, या जितने भी लोग वहां उपस्थित हैं उनकी आंखों से जब आंसू बहते हैं तो वो क्या करते हैं।
उनका क्या महत्व है, इस विषय को लेकर इस निबंध की रचना विशेष रूप से लेखक ने की है। वो बताता है कि जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो कैसे कैसे रस्में उस घर में होती हैं। जब उसे मेहंदी लगती है तो किस प्रकार उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है कि अब मैं अपने परिवार को छोड़ के जाऊंगी। उसका भाई जब पहली बार उसके हाथों में मेहंदी लगाता है तो उसकी आंखें भी भर आती हैं। उसकी सखियां जब उसे मेहंदी लगाती हैं तो उसकी आंखें भर आती हैं। इसके बाद जो जैसे जैसे और रस्में आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उसका मन भरता रहता है कि अब मैंने इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना है। फिर लेखक बताता है इस निबंध में, जो वो विशेष रूप से और बताना चाहता है कि विवाह प्रणाली का क्या महत्व है। वो कहता है कि आज विवाह प्रणाली को कुछ लोग एक मजाक समझने लगे हैं। जैसे कन्यादान की रस्म, वो कन्यादान की रस्म को कहता है कि आज के पढ़े लिखे लोग भी, विशेष रूप से पढ़े लिखे लोग, जो ये मानते हैं कि कन्यादान बिल्कुल बेकार रस्म है। कन्यादान क्या कोई लड़की, कोई गाय या भैंस है जिसका कन्यादान किया जाए। लेकिन लेखक ये कहना चाहता है कि इसे मजाक नहीं समझना चाहिए। वो कहता है कि कन्यादान बिल्कुल वैसे ही समझना चाहिए जैसे शकुंतला, सीता, इन लोगों ने कन्यादान को समझा था। इन लोगों ने जैसे अपना दान किया था इन स्त्रियों ने, कन्यादान का महत्व हमें उस नजरिए से समझना चाहिए। आगे वो बात करता है कि भारतीय और पाश्चात्य विवाह पद्धति में क्या अंतर है। पहले वो बताता है कि हमारे यहां जितनी रस्में होती हैं, हम ईश्वर को साक्षी मानकर वो रस्में करते हैं, और जब लड़की की विदाई का समय आता है तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे लोगों की आंखें तब नम होती हैं। लेखक बताता है कि वो इतना पवित्र माहौल होता है, हर व्यक्ति की आंखें, हर व्यक्ति का मन लड़की को जैसे दुआएं दे रहा है, जैसे उसे शुभकामनाएं भेंट कर रहा है। हर व्यक्ति का मन भरा होता है, क्योंकि वहां किसी भी जो एक बुरे भाव हैं, किसी के मन में वो भाव नहीं होते। सबके मन में एक पवित्र भावों से भरा हुआ मन होता है। और विशेष रूप से वो लड़की के पिता की बात करता है कि लड़की के पिता, वो जब लड़की को अपने आलिंगन में लेते हैं तो उनका मन जिन पवित्र भावों से भरता है वो बहुत दिव्य प्रेम होता है। और पाश्चात्य विद्वान की वो एग्जाम्पल देता है। एक पाश्चात्य कवि हुए हैं वॉल्टर स्कॉट, वो अपनी कविता द लेडी ऑफ द लेक में कहते हैं कि जो विदाई के समय पिता अपनी पुत्री को जब आलिंगन में लेकर आंसू बहाता है तो वो प्रेम दिव्य आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। तो पाश्चात्य विवाह पद्धति कैसी है, ये भी लेखक ने हमें बताया है। बल्कि वो इन दोनों की तुलना करके हमें ये बताना चाहता है कि हम भारतीय बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके पास विवाह की जैसी रस्मों को लेकर, विवाह की इतनी खूबसूरत रस्मों को लेकर कितनी पवित्रता भरी हुई है। वो पाश्चात्य विवाह पद्धति की बात करता है कि उनका विवाह कैसे होता है। वो अंगूठियां बदलते हैं या न्यायालय में जाकर वहां शादी करते हैं, और या वैसे अंगूठियां बदल के शादी करते हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि कुछ दिनों बाद वो शादी टूट जाती है। वो शादी लंबे समय तक नहीं चलती। उन पाश्चात्य देशों में तलाक की जो रेशो है वो भारतीय उससे बहुत ज्यादा है। उसका कारण लेखक बताता है हमारी विवाह पद्धति, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी मान के हम इतनी पवित्र रस्मों में भाग लेते हैं, जिससे जब पंडित मंत्र पढ़ता है, जब फेरे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार वादे करते हैं कि हम दोनों जिंदगी भर साथ निभाएंगे, एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। तो ये रस्मों का महत्व भी लेखक बताना चाहता है। और अंत में लेखक यही हमें बताता है कि एक संदेश मैं कहूं कि वो देना चाहता है भारतवासियों को कि विवाह प्रणाली को मजाक मत समझो। अगर हम विवाह प्रणाली को मजाक समझने लगे तो भारतवर्ष बहुत पीछे रह जाएगा। वो कहता है कि जो विवाह का बंधन है ये बहुत पवित्र बंधन है, हमें इस विवाह के बंधन की इज्जत करनी चाहिए। और लड़की के विवाह के समय सबसे खूबसूरत बात जो वो करता है कि जो
उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसके परिवारजन की आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी सखियों की आंखों से आंसू बहते हैं, और जितने लोग वहां उपस्थित हैं वो वहां पवित्रता का एक माहौल स्थापित करते हैं। तो इसलिए अपने इस पूरे निबंध में जहां वो उन आंसुओं की पवित्रता की बात करता है और विवाह प्रणाली के महत्व की बात करता है, तो ये निबंध बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, जिसमें लेखक ने हमें बहुत ही खूबसूरत विवाह प्रणाली के महत्व, भारतीय और पाश्चात्य विवाह पद्धति में अंतर, कन्यादान का महत्व, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति बड़े सफलतापूर्वक की है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले जो लेक्चर में हम अगले निबंध की बात करेंगे। आपका